हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 12 वालों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट का लेक्चर नंबर 2 है। दूसरा पार्ट कौन कौन सा है? एल्कोहल, फिनाल और ईथर। सेकेंड पार्ट एल्कोहल, फिनाल और ईथर का लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले आपने पढ़ा लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 में जो है आपने पढ़ा है एल्कोहलों के नामकरण के बारे में, फिनालों के नामकरण के बारे में। ठीक है, फिनालों के नामकरण में आपने पढ़ा था ना कि अगर भाई बेंजीन के साथ में OH और CH3 हो, ठीक है, तो उसके लिए क्रिसॉल वर्ड लिखा जाता है। क्रिसॉल सामान्य नाम में क्रिसॉल लिखा जाता है, या आर्थोमेथिल फिनॉल भी कह सकते हैं। मतलब अगर 1 2 का होगा तो फिर कह सकते हैं ना आर्थोमेथिल फिनॉल, 1 3 का होगा तो मेटामेथिल फिनॉल, 1 4 का होगा तो पैरामेथिल फिनॉल, ऐसा लिखा है आपने। या आप उसके लिए क्रिसॉल वर्ड लिख सकते हैं, आर्थो क्रिसॉल, मेटा क्रिसॉल, पैरा क्रिसॉल, ये सामान्य नाम है। बाकी IUPAC नाम तो आप जानते ही करते हैं कि 2 मेथिल फिनॉल होगा, 3 मेथिल फिनॉल, 4 मेथिल फिनॉल। इसके बाद आपने पढ़ा है कि बेंजीन पर अगर जो है 2 OH ग्रुप पाए जाए, अगर वो 1 2 के डिफरेंस हो तो उनका नाम क्या होगा, 1 3 के डिफरेंस पर तब उनका नाम क्या होगा, और 1 4 के डिफरेंस पर हो दोनों OH ग्रुप तो उनका नाम क्या होगा। 1 2 के डिफरेंस के लिए कैटेकॉल लिखा जाता है, 1 3 के डिफरेंस के लिए क्या लिखा जाता है, रिसोर्सिनॉल, और 1 4 के लिए क्विनॉल या हाइड्रोक्विनोन लिखा जाता है। ये आपने लिखा हुआ है। अभी आप पढ़ने वाले ईथरों के नामकरण के बारे में, ईथरों का सामान्य नाम, ईथरों का IUPAC नाम कैसे लिखा जाए। और आपने उसमें जो है पहले लेक्चर में आपने ईथरों का क्लासिफिकेशन भी किया है। ईथरों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया है। एक किया है आपने कि अगर ईथर में ऑक्सीजन होता है उसके दोनों तरफ एल्किल या एरिल समूह पाए जाते हैं। ईथरों के पहचान का तरीका पता होना चाहिए कि बीच में ऑक्सीजन होता है, दोनों तरफ क्या होता है, या तो एल्किल होता है, या तो दोनों तरफ एल्किल हो, या दोनों तरफ एरिल हो, या एक तरफ एल्किल एक तरफ एरिल हो सकता है। ये इतने ईथर की पहचान के तरीके। ठीक है, तो ईथरों में जो है ईथरों को 2 प्रकार से बांटा गया है, 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। एक बांटा गया है दोनों साइड में जो एल्किल या एरिल समूह अपने आपस में समान है कि नहीं। अगर आपस में समान है तो उन्हें सममित ईथर कहा जाएगा, और डिफरेंट होंगे तो क्या कहा जाएगा, असममित ईथर। ठीक है, सममित ईथर को सरल ईथर भी कह सकते हैं, और असममित ईथर को मिश्रित ईथर भी कह सकते हैं। इसके बाद आपने पढ़ा है कि ईथरों में अगर ऑक्सीजन के साथ में डायरेक्ट कोई एरोमेटिक रिंग जुड़ा हो, उसके आधार पर अगर ईथरों में जो ऑक्सीजन है उसके साथ में डायरेक्ट कोई बेंजीन रिंग, एरोमेटिक रिंग का मतलब बेंजीन रिंग, जिसको आप C6H5 लिख सकते हैं या AR लिख सकते हैं। बेंजीन रिंग को आप C6H5 लिख सकते हैं या क्या लिख सकते हैं, AR से दिखा सकते हैं। अगर एरोमेटिक रिंग पाया जाएगा ऑक्सीजन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ तो आप उसको एरोमेटिक ईथर कह देंगे। ठीक है, अगर एक भी एरोमेटिक रिंग नहीं है, दोनों तरफ एल्किल मेथिल एथिल दोनों तरफ है मान लीजिए, या दोनों तरफ एथिल है, तो इस केस में उन्हें क्या कहा जाएगा, एलिफेटिक ईथर। एरोमेटिक ईथर और एलिफेटिक ईथर, आप इसको याद रखें। ठीक है, अभी फिर नाम के बारे में बताया जाए कि ईथरों का नाम कैसे लिखा जाए। तो देखो, ईथरों का जब सामान्य नाम लिख, 2 प्रकार से नाम होता है इसका भी, सामान्य नाम, IUPAC नाम। जब सामान्य नाम कैसे लिखते हैं, सामान्य नाम लिखते हैं कि दोनों तरफ देखते हैं एल्किल या एरिल समूह। ईथरों का सामान्य नाम लिखते समय ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्किल या एरिल समूहों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिख देते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखकर अंत में ईथर शब्द लिखा जाता है। जैसे एल्कोहलों का सामान्य नाम में अंत में एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल, ऐसा कुछ लिखा जाता है, लास्ट में एल्कोहल लिखा जाता है एल्कोहलों के सामान्य नाम। ठीक उसी प्रकार से ईथरों का सामान्य नाम लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, दोनों एल्किल या एरिल समूहों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले लिखकर और अंत में क्या लिखा जाएगा, ईथर शब्द। अगर दोनों समान होंगे आपस में तो फिर डाई ट्राई लिखा जाता है, डाई ना, डाई एल्किल, ट्राई एल्किल, ऐसा कुछ लिखा जाएगा। ट्राई नहीं, डाई लिखा जाएगा, 2 ही तो हैं। ठीक है, तो वही लिखा गया है। अगर आप ईथरों का देखो, वही लिखा है ईथरों का नामकरण या नामपत्र। तो अगर आप ईथरों का सामान्य नाम लिखते हैं, ईथरों का सामान्य नामकरण करते समय क्या करते हैं, एल्किल या एरिल समूह का नाम, जो एल्किल या एरिल समूह है उसका नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिख देते हैं, और अंत में क्या लिखते हैं, ईथर शब्द, ईथर को लिखा है। और अगर मान लीजिए आपको IUPAC नाम लिखना है मान लीजिए, तो IUPAC नाम देखें, जैसे मान लीजिए ROR हो जाए, इसके लिए क्या लिखते हैं, एल्कोक्सी एल्केन। आपने यही पढ़ा हुआ है कि जैसे ROR है तो इसके लिए क्या लिखते हैं, एल्कोक्सी एल्केन। ये IUPAC नाम है। यहाँ पे जो एल्कोक्सी होता है ये क्या होता है, पार्श्व श्रृंखला होता है। एल्कोक्सी क्या होता है यहाँ पे, साइड चेन, ये पढ़ाया जा चुका है हमको। यहाँ पे एल्कोक्सी साइड चेन होता है। मान लीजिए
एक तरफ एरोमेटिक रिंग आ जाए या दोनों तरफ एरोमेटिक रिंग आ जाए, तो फिर अब देखो एल्कोक्सी किसे लिखा जाता है आपको पता होना चाहिए ना। ये साइड चेन है, ये लंबी श्रृंखला है, तो जिससे दोनों तरफ कार्बन रहेंगे, ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन रहेंगे, एक तरफ ऑक्सीजन को देना है, एक तरफ नहीं देना है। जिसको जिस तरफ ऑक्सीजन नहीं देंगे वो लंबी श्रृंखला होगी। क्या ऐसा समझें आप लोग कि जिस तरफ ऑक्सीजन दिया जाएगा वो छोटी, उसमें कार्बन की संख्या कम रहेगी, तभी उसको साइड चेन मानना है, और उसके लिए एल्कोक्सी वर्ड लिखा जाता है। अब उसके बाद जितना कार्बन बचेगा, ज्यादा कार्बन रहेंगे, उसको आप एल्केन मान लेंगे। एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड होगा तो एन मान लेंगे, डबल होगा तो इन मान लेंगे, उसमें क्या है, ऐसा कुछ फिक्स थोड़ा है। और ठीक इसी प्रकार से अगर आपका दोनों तरफ एरोमेटिक रिंग हो जाए तो एरिलॉक्सी बेंजीन हो जाएगा, एरिलॉक्सी बेंजीन। ऐसे मान लीजिए आपका दोनों तरफ क्या हो जाए, बेंजीन C6H5 हो जाए, मान लो C6H5 OC6H5। आप इसको एरोमेटिक AR भी कर सकते हैं या बेंजीन रिंग बना सकते हैं, आप इसको AR लिख सकते हैं ना। इसके लिए क्या लिखेंगे पता है, आप एक तरफ दे दो, लिखेंगे एरिलॉक्सी, ये मान लो इसको जोड़ दिया गया, ये इसका नाम बेंजीन लिखा जाएगा, एरिलॉक्सी। ये बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर बेंजीन की जैसा ही बनाएंगे ना, एरिलॉक्सी बेंजीन। या बेहतर ये होगा कि आप फिनॉक्सी बेंजीन लिखो, फिनॉक्सी बेंजीन। जैसे फेनिल नहीं कि फेनिल, साइड चेन के केस में फेनिल लिखते हैं आप लोग, तो आप यहाँ पे फिनॉक्सी भी कह सकते हैं, फिनॉक्सी, बाकी बेंजीन रहना है। बेंजीन का एक और नाम है एरीन, एरीन भी तो नाम है, फिनॉक्सी एरीन भी कह सकते हैं, बेंजीन बेंजीन, चलो ठीक है। अब अच्छा माने इसका अगर आपको लिखना हो IUPAC नाम, सामान्य नाम दोनों लिखना हो, तो सामान्य नाम जानते हैं कैसे लिखेंगे, बड़ा फेमस है इसका, लिखते हैं डाई मेथिल ईथर, दोनों मेथिल समान है तो लिखते हैं क्या, डाई मेथिल ईथर। और दोनों आपस में डिफरेंट हो तो फिर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, इसका नाम एथिल, इसका नाम मेथिल, फिर ईथर, एथिल मेथिल ईथर। अगर एथिल बाद में भी होगा तो भी, जैसे मान लो इस तरफ एथिल हो तो भी पहले ही लिखा जाएगा, एथिल मेथिल ईथर। इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा डाई एथिल ईथर। ठीक है, इसका क्या लिखेंगे आप, देखो इसके लिए लिखना है, देखो ये मेथिल है, या आइसोप्रोपिल समूह है सामान्य नाम में, ये मेथिल आइसोप्रोपिल है। तो बताइए हम पहले आता है, आई पहले आता है, पहले आई आता है ना, तो पहले आइसोप्रोपिल को लिखा जाएगा, पहले आइसोप्रोपिल को तो लिखेंगे आप लोग। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि आइसो और नियो को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में का हिस्सा माना जाता है, जबकि सेकेंडरी और टर्शियरी को नहीं माना जाता है, ऐसा नियम पढ़ा है। आइसो और नियो को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का हिस्सा माना जाता है, जबकि सेकेंडरी और टर्शियरी को नहीं माना जाता है। इसका नाम लिखेंगे आप लोग आइसोप्रोपिल मेथिल, आइसोप्रोपिल मेथिल ईथर। ये आइसोप्रोपिल है, मेथिल है, ईथर है। ठीक है, इसका क्या लिखना है, इसके लिए आप लिखेंगे आइसोप्रोपिल एथिल। ठीक है, अच्छा यहाँ पे पहले एथिल को लिखा जाएगा, एथिल, क्योंकि ई पहले आता है ना भाई, एथिल आइसोप्रोपिल ईथर। ठीक है, अब बाकी सब लिखेंगे अभी, पहले इसको देखो ऐसे लिख ले, मान लो इसका भी सामान्य नाम लिखना है, सबका सामान्य नाम लिख, फिर IUPAC लिखा जाएगा लास्ट में। इसकी बात करें, इसका आइसोप्रोपिल है, इसका नॉर्मल प्रोपिल है, आई पहले आता है, एन थोड़ा सा KLM देखें आप लोग, एन बाद में आता है, तो उस हिसाब से इसका नाम लिखेंगे आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल, इसके बाद नॉर्मल प्रोपिल ईथर। इसकी बात करें तो देखो ये आपका आइसोप्रोपिल है, ये जानते कौन सा ग्रुप है, एक तरफ दो कार्बन है, एक तरफ एक कार्बन है, सेकेंडरी ब्यूटिल है, ये सेकेंडरी ब्यूटिल है। और ये कौन सा आइसोप्रोपिल है, आपको पता होना चाहिए कि सेकेंडरी और टर्शियरी को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का हिस्सा नहीं माना जाता है, उसमें बी से लिखना है, आपको बी से तुलना करना है, आइसोप्रोपिल के आई की तुलना इसके बी से करेंगे, सेकेंडरी टर्शियरी से नहीं करेंगे। इसका पहले नाम लिखा जाएगा सेकेंडरी ब्यूटिल, फिर आइसोप्रोपिल, फिर ईथर। ठीक है, लिखेंगे आप लोग सेकेंडरी ब्यूटिल, इसके बाद आइसोप्रोपिल लिख लेंगे आप लोग। ठीक है, आइसोप्रोपिल, और क्या लिख रहा है लास्ट में, ईथर। इसके लिए क्या लिखना है अगले वाले के लिए, देखिए ये कौन सा, ये सेकेंडरी ब्यूटिल है,
अब देखो, नहीं नहीं, ये सेकेंडरी, वो सेकेंडरी ब्यूटिल है, और ये जानते हैं ये आइसो ब्यूटिल है, आइसो ग्रुप है, याद रखें आप लोग। एक तरफ एक कार्बन, एक तरफ दो कार्बन है, ये सेकेंडरी ब्यूटिल है, ये कौन सा है, आइसो ब्यूटिल है। तो आइसो ब्यूटिल के आई की तुलना करना है, बी से नहीं, और इसके बी की तुलना करना है। तो पहले लिखा जाएगा सेकेंडरी ब्यूटिल, फिर आइसो ब्यूटिल, फिर ईथर। इसका नाम लिखेंगे आप लोग, सेकेंडरी ब्यूटिल, आइसो ब्यूटिल, ईथर। अब यहाँ देखिए गले वाला क्या होगा, ये दोनों आइसोप्रोपिल है, तो सामान्य है, देख लेंगे आप लोग डाई आइसोप्रोपिल, इसका नाम होगा डाई आइसोप्रोपिल ईथर। ठीक है, इसकी बात करें अगर, तो देखो ये क्या है पता है, ये है टर्शियरी ब्यूटिल, और ये जानते हैं ये आइसो है, आइसो ग्रुप दिख रहा है आपको, आइसो। अच्छा देखिए ध्यान से, ये क्या होगा आपका, ये तृतीयक ब्यूटिल होगा, टर्शियरी ब्यूटिल, ये कौन सा होगा, आइसो ब्यूटिल, आइसो ग्रुप है ना। ये तृतीयक टर्शियरी ब्यूटिल है, आइसो ब्यूटिल है, तो उसमें जो है टर्शियरी सेकेंडरी को जो है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का हिस्सा नहीं माना जाता है, तो इसके बी की तुलना करेंगे। पहले इसको लिखा जाएगा टर्शियरी ब्यूटिल, फिर कौन सा, आइसो ब्यूटिल, फिर ईथर। लिखेंगे आप लोग टर्ट ब्यूटिल, फिर इसके बाद आइसो ब्यूटिल, अंत में ईथर लिखा जाएगा। इसकी बात करें तो ये दो टर्शियरी ग्रुप है ना, टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप दो है, आप लिख सकते हैं डाई टर्शियरी ब्यूटिल, ईथर। इसका देखिए, इसका नाम जानते हैं क्या लिखते हैं, इसका लिखते हैं मेथॉक्सी बेंजीन। आप इसको जो है लिख सकते हैं क्या, मेथॉक्सी। अच्छा अभी यहाँ ठीक है, इनकी बात मैं भी बाद में करता हूँ, उनको लिखाने के बाद लास्ट में ना इनकी चर्चा करता हूँ। अब देखो पहले इसका अगर आईपीसी नाम लिखेंगे, तो दोनों तरफ कार्बन एल्कोक्सी, एल्कोक्सी मतलब दोनों तरफ एलिकिल समूह है, तो एक को आप लंबी श्रृंखला मान लेंगे, और एक बचेगी पार श्रृंखला, जो पार श्रृंखला बचेगी वहां पे ऑक्सीजन जोड़ देंगे, ठीक है, और फिर उसका नाम ऑक्सी करके लिखा जाएगा ना, ऑक्सी करके लिखा जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी, और एक कार्बन बचा है मेथ, एन लिखना है, मेथेन सीधा लिखना है। इसका जो नाम लिखेंगे आप लोग, एक कार्बन के लिए मेथेन लिखना है, और ये हो जाएगा मेथॉक्सी, तो क्या लिखेंगे आप लोग, मेथॉक्सी मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन। इसके लिए क्या लिखना है, देखो देखिए ध्यान से, इसके लिए आप लिखेंगे लंबी श्रृंखला इसको बनानी है, लंबी श्रृंखला इसकी बनानी है, ये ब्रांच में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 2 ऐसे दो कार्बन है, 1 2 करके अंकन भी कर सकते हैं आप लोग, चाहे 1 मेथॉक्सी कर सकते हैं, सीधा मेथॉक्सी लिखो, चाहे 1 मेथॉक्सी लिखें, चाहे सीधा मेथॉक्सी लिखें, इसका नाम हो जाएगा 1 मेथॉक्सी या मेथॉक्सी। तो कितना कार्बन, दो है, सिंगल बॉन्डेड है, जानते रहिए एथेन। इसका क्या लिखना है, इसका कर लेंगे 1 एथॉक्सी, किसी को भी लंबी श्रृंखला बना सकते हैं आप, इसको लंबी श्रृंखला और ब्रांच बन जाएगा, तो लिख लें 1 एथॉक्सी, 1 एथॉक्सी। इसके बाद क्या लिखना है, एथेन, इसका क्या लिखना है। अब देखो लंबी श्रृंखला, यहां से आप थोड़ा सा सावधानी बरतें, ये लंबी श्रृंखला आपकी है ना, ये लंबी श्रृंखला, तो लंबी श्रृंखला में अब देखो, अब ये बन जाएगा आपका, ये पूरा बन जाएगा पार श्रृंखला, ये जानते रहिए आप लोग, ये पूरा क्या बनने वाला है, ब्रांच, ये मेथॉक्सी बनेगा ब्रांच ना। अब ये आपकी 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला बनी, अब इसका अंकन करना पड़ेगा तीनों कार्बनों का, तो आप यहाँ 1 यहाँ 2 माने, और यहाँ 3 ऐसे करना, ये नहीं कि 1 2 मान के रुक जाए, तीनों कार्बनों का अंकन करना है। इसको लिखेंगे 1 2 3, दूसरे पर मेथॉक्सी आएगा, दूसरे पर क्या आएगा, मेथॉक्सी, और सावधानी पूर्वक अंकन करेंगे आप, लिखेंगे 2 मेथॉक्सी, इसके बाद क्या लिखना है, 3 कार्बन, प्रोपेन हो जाएगा ना, थोड़ा इसका नाम ध्यान से लिखें। इसके अगले का क्या लिखना है, अगले का कर लेंगे एथॉक्सी, हो जाएगा 1 2 3, हो जाएगा 2 एथॉक्सी प्रोपेन। इसकी बात करें, देखो इसका देखो क्या लिखना है, ये ध्यान दो, यहाँ लंबी श्रृंखला कौन सी बनाए, इधर भी 3 कार्बन, इधर भी 3 कार्बन, अब लंबी श्रृंखला कौन सी बनाई जाए। देखो अगर आप इसको लंबी श्रृंखला बनाना चाहते हैं, तो जानते ये ब्रांच बनेगा पूरा, और कैसे कार्बन से आएगा, दूसरे से आएगा, ध्यान दें आप लोग, अगर आप इसको लंबी श्रृंखला बनाएंगे, ये पूरा ब्रांच मिलेगा, और ये दूसरे कार्बन से आएगा,
लेकिन अगर आप इसको लंबी श्रृंखला बनाते हैं तो यहाँ ये पूरा ब्रांच बनेगा और ये पहले कार्बन से आएगा, तो आपको इसको लंबी श्रृंखला बनानी पहले कार्बन से ही जहाँ मिले। ठीक है, जब समान कार्बन रहे तो ना, तो जानते क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे आइसोप्रोपॉक्सी लिख लेना है। इसके लिए क्या लिखना है, आइसोप्रोपॉक्सी। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं 1 आइसोप्रोपॉक्सी। आप इसको एक और लिख सकते हैं, पता है क्या, बता रहा हूं, आप इसको आइसोप्रोपॉक्सी लिख सकते हैं, या एक और नाम इसका है, जानते हैं क्या, आप इसको लिख सकते हैं ना, जैसे आपकी बन गई क्या लंबी श्रृंखला, अब एक पार श्रृंखला बची है, इसमें भी आप एक को लंबी श्रृंखला मान सकते हैं 1 डैश 2 डैश करके, जैसा कि आपने सीखा था जटिल पार श्रृंखला, आप इसको 1 डैश 2 डैश मान सकते हैं। आप इसको लिखेंगे 1 डैश मेथिल एथॉक्सी। आप इसका नाम क्या लिख सकते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ यहीं पे, इसका नाम भी लिख सकते हैं आप लोग ब्रैकेट में क्या, 1 डैश मेथिल, और क्या लिख सकते हैं, एथॉक्सी। इसी आइसोप्रोपॉक्सी को आप क्या लिख सकते हैं, 1 डैश मेथिल, भाई 1 2 कर लेंगे आप, तो 1 पे मेथिल आएगा, ये पूरा एथॉक्सी हो जाएगा। तो आइसोप्रोपॉक्सी को 1 डैश मेथिल एथॉक्सी भी कह सकते हैं, और फिर क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन। अब सोचा है तो ब्रांच में लिख लें। अब यही देखो, यही जो ये जटिल पार श्रृंखला आपकी हो जाएगी, जटिल पार श्रृंखला हो रही, अगर यही जटिल पार श्रृंखला एक से ज्यादा बार आएगी तो 20-30 लिखा जाता है, वो आईयूपीएसी नाम में लिखा जाता है, सामान्य में नहीं। ठीक है, अब देखो यही बात करें अगर, तो यहाँ पे देखो 3 कार्बन, यहाँ पे 4 कार्बन, तो लंबी श्रृंखला उधर जाएगी। ठीक है, अंकन कर लें आप लोग 1 2 ऐसे करके, उधर से मत करना, 3 पे आएगा ना, 1 2 3 पे आएगा, अगर उधर से करेंगे 3 पे मिलेगा ये पूरा ब्रांच, इधर से करेंगे 2 पे मिलेगा, तो यहीं से अंकन करना है। 2 पे क्या मिलेगा, आइसोप्रोपॉक्सी, सीधा बोले 2 आइसोप्रोपॉक्सी। फिर क्या लिखना है, ब्यूट, 4 कार्बन है ना भाई, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखना है, ए, ब्यूटेन। इसकी बात करें, ये आइसोप्रोपिल है, मतलब यहाँ 3 कार्बन, यहाँ भी 4 कार्बन, यहाँ भी 4 कार्बन, यहाँ भी 4 कार्बन, यहाँ भी 4 कार्बन। लेकिन आप ध्यान दें, अगर आप यहाँ लंबी श्रृंखला बनाएंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 चारों कार्बन लंबी श्रृंखला में शामिल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 3 ही आ पाएगा, एक छूट जाएगा। ध्यान दें आप लोग, अगर इस तरह बनाएंगे चारों के चारों कार्बन, 4 कार्बन की जनक श्रृंखला मिलेगी, लेकिन अगर यहाँ प्रयास करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 ही कार्बन की मिलेगी, एक छूट जाना है। तो फिर यही इसको चुनेंगे ना आप लोग भाई, लंबी श्रृंखला में ज्यादा कार्बन होनी चाहिए, तो आप इसकी लंबी श्रृंखला बनाएंगे, ध्यानपूर्वक अंकन करेंगे इसे 1 2 3 4। अब देखो इसको कैसे लिखना, आप चाहे इसका वैसे ही कर लो ना, आइसोब्यूटॉक्सी कह सकते हैं आप लोग, इसको पूरा मिला के आइसोब्यूटॉक्सी कह सकते हैं, या 1 डैश 2 डैश करके लिख सकते हैं आप इसको जो है आप सीधा लिख सकते हैं आइसोब्यूटॉक्सी, आइसोब्यूटॉक्सी, और क्या हो जाएगा, कैसरे पर है, दूसरे पर है भाई, ये दूसरे पोजीशन पे है आइसोब्यूटॉक्सी, तो लिखेंगे आप लोग 2 आइसोब्यूटॉक्सी, और फिर क्या लिखना, ब्यूटेन। आप इसका जानते हैं एक और नाम लिख सकते हैं क्या, 1 डैश वाला, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, क्या लिख सकते हैं, 2 डैश मेथिल प्रोपॉक्सी। आप इसका एक और नाम लिख सकते हैं क्या, इसी का लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, आप इसी को लिख सकते हैं ब्रैकेट में क्या, जैसे जो भी पोजीशन 2 लिख देंगे बाहर, इसी को मैं लिख रहा हूँ, इतने को बस, हाँ लिखेंगे 2 डैश, दूसरे पर है क्या, 2 डैश मेथिल प्रोपॉक्सी। ठीक है, फिर अपना हो जाएगा ब्यूटेन, ऐसा भी नाम हो सकता है। इसकी बात करें अगर, तो यहाँ पे आप चाहे जिसको लंबी श्रृंखला बना सकते हैं भाई, यहाँ पे इसको लिखेंगे ना, 2 डैश मेथिल होगा, प्रोपॉक्सी हो जाना है, क्लियर है, आइसोब्यूटॉक्सी या 2 डैश मेथिल प्रोपॉक्सी। इसकी बात करें, यहाँ पे आइसोप्रोपिल, यहाँ पे आइसोप्रोपिल, दोनों है, आप चाहे जिसको लंबी श्रृंखला बना लें, मान लीजिए आपने इसको लंबी श्रृंखला बनाई तो फिर अंकन 1 2 3 हो जाएगा ना, 2 पे आइसोप्रोपॉक्सी लिख सकते हैं आप लोग, 2 आइसो प्रोपॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, अब इसकी बात करें, देखो देखो इसका नाम कैसे लिखना है, देखो यहाँ करेंगे ना 1 2 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला, यहाँ मिलेगी 1 2 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला, लेकिन जानते सुने पहले,
अगर ऐसे मिलेगा ना 1 2 3, 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला, यहाँ भी 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला बननी है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ना लंबी श्रृंखला, अगर इसको लंबी श्रृंखला बनाते हैं तो पहले पे ही ब्रांच मिलेगा, अगर इसको मिलाएंगे तो दूसरे पर ब्रांच मिलेगा, भाई दूसरे पर मिलेगा ना, दूसरे पर, तो फिर इसको ही बनाए आप लंबी श्रृंखला। लंबी श्रृंखला आप इसे बनाएंगे तो हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, अब देखो क्या लिखना है, ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है ना भाई, ये भी तो ब्रांच बचा है। बस यहाँ एल्कोक्सी लगना है तो ये मेथी लिखा जाएगा, यहाँ ऑक्सी जुड़ के, मतलब आप इसको लिख सकते हैं टर्शियरी ब्यूटॉक्सी, टर्शियरी। और वहाँ टी से मतलब नहीं होता है, बी से मतलब होता है, तो ये यम आयना, इसका नाम 2 मेथिल होगा, और ये 1 टर्शियरी ब्यूटॉक्सी होगा, तो भाई बी को पहले लिखा जाएगा ना, बी को पहले लिखा जाना है। इसका नाम हो जाएगा क्या, 1 टर्शियरी ब्यूटॉक्सी, टर्शियरी ब्यूटॉक्सी 2 पे मेथिल होगा। इसके बाद क्या होगा, प्रोपेन, ये हो जाएगा प्रोपेन, ये इतने का पूरा का नाम, 1 टर्शियरी ब्यूटॉक्सी 2 मेथिल प्रोपेन। इसकी बात करें, यहाँ तो दोनों सेम है, फिर आप लंबी श्रृंखला चाहे इसकी बना लें। ठीक है, मान लीजिए आपने इधर ही लंबी श्रृंखला मान लीजिए इसे बनाया आपने, तो क्या होगा, लिखेंगे 1 2, भाई 1 2 3, क्या लिखेंगे आप लोग, 2, 2 पे मेथिल है, 2 पे टर्शियरी ब्यूटॉक्सी है, और लिखना पहले टर्शियरी ब्यूटॉक्सी को ही है, 20 तुलना करके लिखना है ना। इसका जो नाम लिखेंगे आप लोग, लिखेंगे 2 टर्शियरी ब्यूटॉक्सी 2 मेथिल प्रोपेन, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, 2 टर्शियरी ब्यूटॉक्सी 2 मेथिल, फिर क्या लिखना है, प्रोपेन। इसकी बात करें, थोड़ा देखो ध्यान से, अब इधर आ गए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखना है, इसका नाम जानते हैं, मेथॉक्सी लिखना है, मेथॉक्सी बेंजीन, सामान्य नाम एल्कोक्सी में मेथॉक्सी बेंजीन लिख लेंगे आप, ठीक है, नहीं नहीं सामान्य नहीं, आईयूपीएसी, एल्कोक्सी वगैरह तो भाई देखो, अगर सामान्य नाम लिखेंगे तो अंत में ईथर शब्द लिखा जाएगा ना, अगर इसका सामान्य नाम लिखेंगे तो लिखेंगे मेथिल एरिल, वही फेनिल वाला, फेनिल लिखो, चलो इसको लिखेंगे मेथिल फेनिल ईथर, मेथिल फेनिल ईथर, सामान्य नाम, आईयूपीएसी नहीं। इसका हो जाएगा मेथिल फेनिल ईथर, ठीक है। अब अगर इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है तो वही मेथॉक्सी बेंजीन कर लेना, इसका क्या लिखना है, एथिल फेनिल ईथर, इसके लिए क्या लिखना है, एथिल फेनिल ईथर, एथिल फेनिल ईथर, इसका मेथिल फेनिल ईथर, इसका एथिल फेनिल ईथर, ये जानते हैं। इसका आईयूपीएसी नाम तो होगा मेथॉक्सी बेंजीन, मेथॉक्सी बेंजीन, लेकिन जानते हैं किस नाम से फेमस है, इसका फेमस नाम है एनिसोल, मेथॉक्सी बेंजीन को एनिसोल कहा जाता है, और एनिसोल सामान्य नाम में भी एक्सेप्ट है और आईयूपीएसी नाम में भी एक्सेप्ट है, मतलब फेमस नाम है, इतना फेमस हो चुका है कि है तो सामान्य नाम, लेकिन आईयूपीएसी में भी उसे एक्सेप्ट कर लिया गया है, ठीक है। जैसे फिनॉल आईयूपीएसी नाम है, मतलब फिनॉल सामान्य नाम है, आईयूपीएसी नाम बेंजीनॉल है, आईयूपीएसी नाम क्या है, बेंजीनॉल, जैसे बेंजीन के ऊपर OH होगा तो उसका फिनॉल नाम भी हो सकता है, बेंजीनॉल भी हो सकता है, बेंजीनॉल आईयूपीएसी है, फिनॉल जो है सामान्य है, लेकिन इतना ज्यादा फेमस हो चुका है वो कि आईयूपीएसी के रूप में भी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, ठीक है। इसका नाम जो है सबसे प्रसिद्ध नाम क्या होगा, एनिसोल, इसका जानते हैं, इसका क्या होगा, इसका होगा एथॉक्सी बेंजीन, एथॉक्सी बेंजीन, इसको फेनिटोल कहा जाता है, इसका प्रसिद्ध नाम है फेनिटोल। कितना लिखे फिर इसको बताता हूं मैं, कितना फटाफट लिखा, अच्छा देखिए ध्यान से, इसका नाम देखिए सबसे पहले आप लोग, देखो यहाँ पे 7 कार्बन है ना, 7 कार्बन,
हेप्टिल बोल सकते हैं, नॉर्मल हेप्टिल लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं नॉर्मल हेप्टिल फेनिल ईथर। अगर आप इसका सामान्य नाम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ नॉर्मल हेप्टिल और कौन सा फेनिल और क्या लिखना ईथर, नॉर्मल हेप्टिल फेनिल ईथर। आईयूपीएसी नाम क्या लिखेंगे, फिनॉक्सी हेप्टेन, फिनॉक्सी कह रहे हैं ना, ये फिनॉक्सी हो जाएगा ना, 1 फिनॉक्सी हेप्टेन, फिनॉक्सी हेप्टेन। इसके बाद अगला देखिए, अगर इसकी बात करें तो जानते हैं, देखो इसका नाम लिखा जाएगा, इसका नाम, इसका लिखेंगे आप लोग आइसोपेंटिल है ना, आइसोपेंटिल, आइसो को पहले लिखा, आई को पहले लिखा जाएगा, इसका लिखेंगे आइसोपेंटिल फेनिल ईथर, आइसोपेंटिल फेनिल ईथर, ठीक है। अब इसका देखिए, इसका यूपीसी नाम क्या लिखेंगे, इधर ज्यादा कार्बन इधर कम कार्बन है, इधर ज्यादा कार्बन है 6 कार्बन, इधर 5 ही कार्बन है, तो लिखेंगे आप लोग आइसोफिनॉक्सी बेंजीन, आइसोपेंटॉक्सी, फिनॉक्सी नहीं पेंटॉक्सी हो, आइसोपेंटॉक्सी लिखेंगे आप लोग, आइसो पेंटॉक्सी, इसको बेंजीन लिखना है, बेंजीन या एरीन, ठीक है। आप इसको इस प्रकार से बना सकते हैं चाहें तो, ठीक है। अब देखो ये जो आइसोपेंटॉक्सी नहीं था, आप इसका एक और नाम लिख सकते हैं 1 2 3 4, क्या लिख सकते हैं 3 मेथिल ब्यूटॉक्सिन, आइसोपेंटॉक्सी को आप एक नाम और लिख सकते हैं क्या, ठीक है, लिख सकते हैं आप लोग, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 3 मेथिल ब्यूटॉक्सी भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। बाकी एक और नाम इसका होगा यार, मतलब एक और कंपाउंड इसी का दे रहा हूँ, फिर इसके बाद जैसे मान लिया आपको ऐसा दिया C6H5O, C6H5, इसका बोलते कोई कि आईयूपीसी नाम लिखो, सामान्य नाम लिखो, एक और यहाँ लिख कर लीजिए C6H5O, C6H5, इसका नाम होगा डाई फेनिल ईथर, सामान्य नाम, दोनों बेंजीन रिंग है, लिख लेंगे आप लोग डाई फेनिल ईथर। अब इसका देखिए आईयूपीसी नाम क्या होगा, फिनॉक्सी बेंजीन, एक तरफ तो ऑक्सीजन देना ही है, तो लिख लेंगे आप लोग फिनॉक्सी बेंजीन, ठीक है। ये चीजें हैं, इसके बाद ये सब यौगिक आपको दिए गए हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनका क्या लिखना है आपको, केवल और केवल आईयूपीएसी नाम लिखना है, सामान्य नाम नहीं लिखना, ठीक है, केवल और केवल क्या लिखना है आईयूपीएसी नाम। अब देखो अगर इसका लिखना हो, इसकी मैं बाद में चर्चा, चलो अभी कर लेता हूँ, ये भी मेथाक्सी है, ये भी मेथाक्सी है भाई, 2 मेथाक्सी है ना, ये भी मेथाक्सी, ये भी मेथाक्सी, क्या लिखेंगे 1 2, भाई इसका करेंगे लंबी श्रृंखला हो जाएगी, लिखेंगे 1 2 डाई मेथॉक्सी, फिर क्या लिखना है एथेन, एथेन एथीन नहीं, सिंगल बॉन्डेड है यार, तो आप लिख सकते हैं इसका नाम क्या 1 2 कर लेंगे, हो जाएगा 1, 2 डाई मेथॉक्सी, और क्या हो जाएगा एथेन हो जाएगा। अब देखो इसकी बात करें, ये एथॉक्सी एल्कॉक्सी वाला है, ये भी प्रतिस्थापी समूह, ये भी प्रतिस्थापी समूह, लेकिन इसका नाम एथॉक्सी से है, इसका नाम नाइट्रोस है, किसको महत्व देंगे आप एथॉक्सी का, तो लिखेंगे 1 2, बाकी साइक्लोहेक्सेन तो है ही यार, अंकन पूरा कर लो 1 2 3 4 5 चाहे कर लो 6 3 4 5 6, क्या लिखेंगे आप लोग 1 एथॉक्सी, 1 एथॉक्सी, उसके बाद 2 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन, 1 एथॉक्सी 2 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन। इसकी बात करें अगर, तो देखो ये भी, ये देखिए ये पार श्रृंखला है, ये प्रतिस्थापी समूह, इसको महत्व देना है प्रतिस्थापी समूह, अंकन करते समय प्रतिस्थापी समूह को ज्यादा महत्व देंगे आप इसको 1 मानेंगे, इसको 2, लेकिन नाम अंग्रेजी के हिसाब से लिखा जाएगा, हाँ वो एथिल है, वो मेथॉक्सी, अंकन इसकी तरफ से किया जाएगा, लेकिन नाम पहले इसका लिखा जाएगा, लिखेंगे आप लोग
2 एथिल 1 मेथॉक्सी। इसके बाद क्या लिखना है, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इसकी बात करेंगे तो देखो ये एथिल ये एथॉक्सी है, अंकन यहीं से 1 2। अब देखिए ध्यान से, ये भी ई से, ये भी ई से, लेकिन यहाँ वाई एल आ रहा है लाल से ना, एथिल का वाई एल आ रहा है और ये ओ आ रहा है ओ, तो ओ को पहले ओ पहले आता है यार, ओ पहले आता है, वाई बाद में आता है, ओ पहले आता है, तो पहले इसी को लिखा जाए। ये एथिल ये एथॉक्सी, तो एथॉक्सी को पहले लिखा जाए क्योंकि ओ पहले आता है। एथिल तो कॉमन है लेकिन ओ आ रहा है, वहां वाई आ रहा है, तो लिखेंगे आप लोग 1 एथॉक्सी। इसके बाद क्या लिखना है, 2 एथिल साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ देखिए 2 कार्बन है, ये 2 पार्श्व श्रृंखला है, एक प्रतिस्थापी समूह। अगर एक पार्श्व श्रृंखला एक प्रतिस्थापी समूह होगा तो प्रतिस्थापी समूह को ज्यादा महत्व देना है। अगर दोनों प्रतिस्थापी समूह है फिर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम देख लेना है आपस में, जैसे यहाँ था। लेकिन यहाँ पे 2 पार्श्व श्रृंखला एक प्रतिस्थापी समूह, तो भाई ज्यादा है ना, पार्श्व श्रृंखला की संख्या ज्यादा है, तो आप इसी को, इसको 1 इसको 2 मानेंगे। हालांकि लिखा पहले इसको जाएगा, लिखेंगे 2 एथॉक्सी 1 1 डाई मेथिल, 2 एथॉक्सी 1 1 डाई मेथिल। इसके बाद क्या लिखना है, साइक्लोहेक्सेन। इसकी बात करें, यहाँ भी 2 पार्श्व श्रृंखला है, तो 1 2 कर लेंगे ना 1 2, लिखेंगे आप लोग 2 एथॉक्सी। इसके बाद 1 एथिल, इसके बाद 1 मेथिल, 2 एथॉक्सी 1 एथिल 1 मेथिल। इसके बाद क्या लिखना है, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। अब देखिए इन दोनों की चर्चा किया जाए। देखिए डबल बॉन्ड है ना, तो देखो यहाँ 3 कार्बन मिला है, यहाँ डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो डबल बॉन्ड के केस में ना, अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आते हैं तो उस केस में भले से ही कार्बन की संख्या कम हो लेकिन लंबी श्रृंखला उसी को बनाते हैं। लंबी श्रृंखला आप उसी को बनाएंगे, लंबी श्रृंखला आपकी यही बनेगी और ये पार्श्व में चले जाएंगे। यहाँ पे कार्बन की संख्या नहीं देखी है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप लिख लेंगे 1 2 कर लेंगे, क्या लिख लेंगे, 1 प्रोपॉक्सी 1 प्रोपॉक्सी, और क्या लिखना है, एथीन लिखना है। ऐसे अगर इसकी बात करें तो ये आइसोप्रोपॉक्सी हो जाएगा, और क्या 1 2 एथीन। यहां लिखेंगे आप लोग 1 आइसोप्रोपॉक्सी एथीन। ठीक है, लिखो फटाफट। अच्छा देखो ध्यान से, अभी आप क्या पढ़ेंगे, अभी आप पढ़ने वाले हैं एल्कोहल के निर्माण की विधियां। इसके बाद आप फेनॉलों के निर्माण की विधियों के बारे में पढ़ेंगे, फिर ईथरों के निर्माण की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। देखो ध्यान से, एल्कोहलों के निर्माण की विधियों में सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे, एल्कीन से बनाना। एल्कीन से बनाना है एल्कोहलों को। तो देखो ध्यान से, एल्कीन से अगर एल्कोहल बनाना है तो तनु अम्ल चाहिए, जिस तनु H2SO4 ले लें आप लोग। तनु का मतलब वहां पे जल होना चाहिए। ठीक है, तनु H2SO4 की उपस्थिति में आप एल्कोहलों से एल्कोहलों का निर्माण बना सकते हैं, कर सकते हैं, किससे, एल्कीन से। ठीक है, अच्छा देखिए ध्यान से, वही लिखा है। तो एल्कोहलों का निर्माण करना है, उसमें सबसे पहली विधि कौन सी है, एल्कीन से बनाना है। आप लिख सकते हैं एल्कीन से बनाना है, किसके द्वारा, अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा। मतलब अम्ल की जो रहेगा उत्प्रेरक का काम करेगा, अम्ल की उपस्थिति में होगा, अम्ल उपस्थित रहेगा और उसकी उपस्थिति में जल जुड़ेगा। अम्ल की उपस्थिति में कौन जुड़ेगा, जल। जल का जुड़ना, जल का योग होगा। ठीक है, किसकी उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में। तो अम्ल को वहां उत्प्रेरक मान लेते हैं कि ये उत्प्रेरक का काम कर रहा है। तो यही लिखा है कि एल्कीन तनु अम्ल, जो कि यहाँ उत्प्रेरक है, की उपस्थिति में जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, एल्कोहल।
तो जो देखो ध्यान से, जो जल का जल योजन लिखा नहीं है, जल योजन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हाइड्रेशन। जल का जो है जुड़ना क्या कहलाता है? हाइड्रेशन कहलाता है। तो थोड़ा सा अंग्रेजी भी जानती रहिए आप लोग। हाइड्रेशन करना है, तो मान लीजिए मैंने ले लिया एल्कीन, ये CH2 चलो ले लिया आपने, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लिया है, इसमें जल जोड़ा गया है, किसकी उपस्थिति में? ये एथीन है ना, सम्मित एल्कीन है, एथीन है। अगर इसमें जल का योग किया जाए किसकी उपस्थिति में? वही तन H2SO4 होना चाहिए, सांद्र नहीं, कौन सा, ये याद रखना है, तनु H2SO4 का यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये ब्रेक होता है H प्लस में, OH माइनस में, इसकी उपस्थिति में ब्रेक होता है। ठीक है, तो आप इस बॉन्ड को चाहे इधर ब्रेक कर सकते हैं, ये सम्मित एल्कीन है ना, ये बॉन्ड ब्रेक होता है इधर, ऐसे ही ब्रेक करते हैं, यहाँ प्लस आएगा यहाँ माइनस आएगा, जहाँ प्लस आएगा वहाँ OH जाके जुड़ जाएगा, जहाँ माइनस आएगा वहाँ H जाके जुड़ जाएगा। या आप इसको उल्टा भी ब्रेक कर सकते हैं, उल्टा भी ब्रेक कर सकते हैं आप। ठीक है, तो मान लीजिए इधर ब्रेक किया आपने, तो यहाँ आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस, तो यहाँ पे प्लस वाले पे क्या जुड़ेगा? OH जुड़ेगा, माइनस वाले पर क्या जुड़ेगा? H जुड़ेगा, आपको मिलेगा CH2OH और CH2H हो जाएगा ना, देखो CH2OH CH2H हो जाएगा। आप इसको मिला के बोल सकते हैं सीधा CH3 कह लो, CH3 CH2OH, ये CH3 CH2OH है ना, इसको आप बोल सकते हैं एथिल एल्कोहल। अब इसका मैकेनिज्म देखा जाए कैसे होता है, कितना अणु हम लोग क्यों चाहिए होता है। ठीक है, तो इसका क्रियाविधि देखिए आप लोग, मैकेनिज्म, क्रियाविधि। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि सबसे पहले जो H2SO4 नहीं होता है, ये ब्रेक होता है H2SO4, किसमें भाई? H प्लस में, और किसमें ब्रेक होगा? HSO4 माइनस। ठीक है, H प्लस HSO4 माइनस, तो यहाँ पे जो है एल्कीनों में सबसे पहले H प्लस का योग होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही। जैसे देखो ध्यान से, ये कौन सी अभिक्रिया है? इलेक्ट्रॉन स्नेही जो होगा ना, योगात्मक अभिक्रिया दिखाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही पहले जुड़ना है, नाभिक स्नेही, ये नाभिक स्नेही का काम करता है, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही, ये क्या है? नाभिक स्नेही। अब ये सबसे पहले जुड़ेगा एल्कीन में, जुड़ेगा ये H प्लस वाला। ठीक है, होता क्या है देखें, जैसे आपने लिया है, मान लीजिए आपने ये लिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया है, और सबसे पहले H प्लस जुड़ेगा, और ये अभिक्रिया स्लो होती है, और यही RDS होता है, ये अभिक्रिया होता है स्लो। ठीक है, तो क्या होता है, आप इसको ऐसे जैसे यहाँ ब्रेक किया वैसे ही ब्रेक कर लो, यहाँ पे माइनस आएगा तो ये प्लस जाके जुड़ेगा, आपको मिलता है CH2 पे क्या मिलेगा? प्लस मिलेगा, और यहाँ पे मिलेगा आपको CH3। ठीक है, क्या मिलता है? कार्बोधनायन, ये कार्बोधनायन, ये आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही, नाभिक स्नेही, पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही को जोड़ना है, आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। और ये कौन सा है? नाभिक स्नेही। ये क्या बना है आपका? कार्बोधनायन। अब देखो, जब भी मिलता है कार्बोधनायन, तो वहां पे आपको एक बात याद होना चाहिए कि शिफ्टिंग होने के चांसेस। ठीक है, कार्बोधनायन मिलता है, लिख सकते हैं आप लोग, शिफ्टिंग होने की संभावना होती है, शिफ्टिंग हो सकती है, ऐसा लिख देंगे आप लोग। अब अगले स्टेप में क्या होगा? अब इस पे वो अटैक करेगा HSO4 माइनस। ठीक है, तो देखो ध्यान से, आपका CH2 होगा डबल बॉन्ड, ये मिलता है ना आपको, ये जो मिला नहीं CH2 डबल बॉन्ड, और CH3 नहीं मिला है, इस पे ना जल का अटैक होता है, जल का, H2O अटैक करता है, H2O पहले इस पे अटैक करता है। ठीक है, आपको फिर क्या मिलता है? CH2 मिलेगा। ठीक है, CH2, और यहाँ पे O पे आएगा प्लस, 2 H लगा दें आप। ठीक है, ऐसा मिलता है, फिर जाके जुड़ता है। एल्कोहल को बनाना है ना, तो जल कहाँ? जल भी तो जोड़ना है, तो सबसे पहले आप H प्लस को जोड़ेंगे, फिर यहाँ पे जल का अटैक कराएंगे। ठीक है, ऐसी स्पीसीज मिलेगी ना,
भाई ओ जब इसको इलेक्ट्रॉन देगा ओ पे प्लस आएगा, 2H रहेंगे। ठीक है, इसके बाद अगले स्टेप में आप यहाँ पे क्या लाएंगे, HSO4 माइनस। HSO4 माइनस क्या करेगा पता है, यहाँ से H प्लस को खींचेगा, H प्लस को खींचेगा और ये आपका CH2 है, CH3 लिखा जाना चाहिए। HSO4 माइनस जुड़ेगा, ये यहाँ से H प्लस को खींचे, किसी H प्लस को निकाल सकते हैं आप लोग, मान लीजिए यही निकाल दिया गया है, तो H प्लस HSO4 माइनस जुड़ के क्या बनाएगा, H2SO4 और आपका एल्कोहल इस प्रकार से मिलेगा, CH2 OH कर लें आप और CH3। ये मैकेनिज्म है, ये इसकी क्रियाविधि। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे असम्मित एल्कोहल ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया आपने, असम्मित एल्कोहल, तो क्या होगा, थोड़ा सा ये बात जानते रहिए कि फर्स्ट डिग्री कार्बोनाइल मिलता है पहले स्टेप में, तो यही RDS स्लो होता है, बाकी ये प्रोसेस फास्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिलता है कार्बन वहां पे शिफ्टिंग होने की संभावना होती है, इतना आप जानते रहिए। अगली बात करें कि मान लीजिए आपने यहाँ ले लिया असम्मित एल्कीन, तो असम्मित एल्कीनों में जो योग नहीं होता है वो मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार होता है। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ पहले कि असम्मित एल्कीनों में जल का योग मार्कोनी-काफ के नियमानुसार होता है। अनुसार होता है, तो ध्यान दें आप कैसे होता है, मार्कोनी-काफ का नियम क्या है उसकी चर्चा होगी। पहले उसका मैकेनिज्म देखो, इस रिएक्शन की पहले मैकेनिज्म देखेंगे, फिर समझना है कि मार्कोनी-काफ का नियम क्या होता है। आपने पढ़ा हुआ है मार्कोनी-काफ के नियम के बारे में। तो मान लीजिए आपने ये असम्मित एल्कीन लिया, RCH डबल बॉन्ड CH2, आप इसमें जल को जोड़ते हैं, किसकी उपस्थिति में, तनु H2SO4 लेने आप लोग, तनु अम्ल लेना है। तो क्या होगा, पहले आप इसको मैकेनिज्म रिएक्शन में कैसे ब्रेक कर लेंगे H प्लस OH माइनस को, लेकिन मैकेनिज्म थोड़ा अलग तरीके से होता है। तो आप इसको नॉर्मली ब्रेक कर लेंगे H प्लस में OH माइनस में। ठीक है, फिर ये जो है, अभी देखो ध्यान से कि यहाँ पे ना आप इसको ऐसा ब्रेक करेंगे, यहाँ आएगा प्लस और यहाँ आएगा माइनस। ठीक है, क्यों, सबसे बड़ी बात क्यों, देखो इस रिएक्शन में सारी चीजें डिपेंड करती किस पर, रिएक्शन फास्ट होना है कि स्लो होना है, किस पे डिपेंड करता है, कार्बन आयन, यही स्लो स्टेप होता है। तो जब ज्यादा स्थायी कार्बन आयन मिलेगा, मतलब कि आपको कार्बन आयन ऐसा बनाना है जो ज्यादा स्थायी बने, जिस केस में ज्यादा स्थायी कार्बन आयन बनेगा वहीं जाके OH को जोड़ना है, जहां प्लस वहां लाना है, उस कार्बन पे लाना है जहां स्थायी हो, ज्यादा स्थायी हो। तो यहाँ पे करेंगे तो सेकंड डिग्री मिलेगा, अगर यहाँ प्लस आएगा तो फर्स्ट डिग्री मिलेगा, तो सेकंड डिग्री ज्यादा स्थायी होगा ना, इसको मैकेनिज्म के थ्रू भी जान सकते हैं आप लोग। तो प्लस यहाँ लाना है। ठीक है, फिर OH को यहीं जोड़ेंगे और H को यहाँ, आपको मिलता है RCH, फिर OH, फिर CH2, फिर H, एल्कोहल मिलता है। लेकिन आप यहाँ पे मार्कोनी-काफ का नियम क्यों लगाते हैं, क्योंकि मार्कोनी-काफ का नियम यही बोलता है ना कि अगर असम्मित एल्कीन हो तो वहां पर ऋणावेशित भाग कहाँ, ऋणावेशित भाग का योग उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर होता है, हाँ उस डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर होता है जहां पे H की संख्या कम है, तो ऐसे जुड़ता है। लेकिन मुख्य बात मैकेनिज्म होना चाहिए आपका, मुख्य बात क्या होना चाहिए, मैकेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर मैकेनिज्म किया जाए, इसका भी मैकेनिज्म थोड़ा जानते रहिए आप लोग। यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले आप उसको ब्रेक करें, H2SO4 को लेना है, तनु H2SO4, वो ब्रेक होता है किसमें, H प्लस में HSO4 माइनस में। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, H प्लस जुड़ता है ना, मिलता है कार्बन आयन, RCH डबल बॉन्ड CH2 है, इसके ब्रेक होने के चांस यहाँ भी है, यहाँ भी प्लस आने का चांस है और यहाँ भी प्लस आने का चांस, इस तरफ भी बॉन्ड ब्रेक होने का चांस है, इस तरफ भी देखो चांस होता है, एक ज्यादा होता है एक कम होता है, तो ज्यादा चांस होता है उसी का प्रोडक्ट बनाना होता है। ठीक है,
तो आप लिख सकते हैं दोनों, अगर आप H प्लस को जोड़ेंगे, देखो अगर आप H प्लस को जोड़ेंगे तो H प्लस यहाँ भी, देखो यहाँ भी जुड़ सकता है H प्लस को जोड़ेंगे तो यहाँ भी जुड़ सकता है, और H प्लस यहाँ भी जुड़ सकता है। जब बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो H प्लस यहाँ जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, तो आप, मैं दोनों बना रहा हूँ कि जो है, अगर आप H प्लस को इधर ब्रेक करते हैं, ये वाला बॉन्ड ऐसा ब्रेक होता है, तो यहाँ माइनस आएगा, H प्लस यहाँ जुड़ेगा, आपको मिलेगा RCH प्लस, और यहाँ क्या मिलेगा CH2, ये CH3 कर दे रहा हूँ। जब यहाँ H प्लस जुड़ेगा तो CH3 हो जाएगा, सेकेंड डिग्री कार्बोनाइन है। अगर वैसा ब्रेक करेंगे तो मिलेगा RCH2 हो जाएगा, और फिर CH2 प्लस, यही मिलेगा ना। हाँ, तो ये बनेगा, बहुत कम बनेगा ना, ऐसा नहीं कि नहीं बनता, बहुत कम बनता है, मुख्य रूप से यही बनता है। ये आपका क्या है, सेकेंड डिग्री कार्बोनाइन, और ये क्या है, फर्स्ट डिग्री कार्बोनाइन, कार्बोनाइन। ये क्या है, ज्यादा ये स्थाई है, लिख सकते हैं ना, स्थाई लिख सकते हैं इसके बारे में। अब इसी के हिसाब से प्रोडक्ट बनवाना है, इसी के हिसाब से बनवाना है प्रोडक्ट। तो क्या होगा, R क्या मिलेगा आपको, CH प्लस CH3, इसमें सबसे पहले किसको जोड़ना है, H2O का अटैक कराना है, तो H2O यहाँ अटैक करेगा, आपको क्या मिलेगा, RCHO जुड़ेगा, O पे आएगा प्लस, इसके साथ में 2H रहने, 2H रहेंगे ना भाई, O के साथ में 2H रहेंगे, और फिर क्या रहेगा, CH3। अगले स्टेप में किसको जोड़ेंगे आप लोग, HSO4 माइनस को, जो कि यहाँ क्षार का काम करता है। यहाँ पे जो है ना, ये लिख रहे हैं आप लोग कि ये किसका काम कर रहा है, यहाँ पे क्षार का काम कर रहा है। भाई H प्लस को खींच रहा है ना, तो क्षार का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी यही क्षार का ही काम करता है, H प्लस को खींचता है, तो निकल जाएगा H2SO4, H2SO4 निकल जाएगा, और आपको मिलता है RCHOH और CH3। आप जानते नहीं, बस यही लिखा गया ना कि जो है इसमें प्रोडक्ट किसके अनुसार मिलता है, मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार प्रोडक्ट मिलने का चांस होता है। मार्कोनी-काफ का नियम क्या बोलता है कि ऋणावेशित भाग का जो वहाँ होगा, एल्कीन के डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे होता है जहाँ H की संख्या कम होती है। ये तो बात है, लेकिन मुख्य रूप से मैकेनिज्म जानना है। कहीं कहीं मैकेनिज्म लागू नहीं होता है, कहीं कहीं मार्कोनी-काफ का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, वो कंडीशन मैं आपको सिखा रहा हूँ जहाँ मार्कोनी-काफ का नियम लागू नहीं होता है, जहाँ मैकेनिज्म से ही काम करना पड़ता है। अच्छा देखो ध्यान से, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, वही थोड़ा लिख दिया गया ना, क्या क्या विशेषताएं इसकी हैं। इसमें देखो क्या, इस अभिक्रिया में क्या प्राप्त होता है, मध्यवर्ती मिलता है कार्बोधनायन, मध्यवर्ती मिलता है कार्बोधनायन, और जो है, जो अभिक्रिया की दर होती है इसमें, जो अभिक्रिया की दर होती है वो किस पर डिपेंड करती है, कार्बोधनायन के स्थायित्व पर। कार्बोधनायन जितना ज़्यादा स्थायी मिलेगा, ठीक है, कार्बोधनायन जितना ज़्यादा स्थायी मिलता है, अभिक्रिया उतनी ही तेजी से होती है। ऐसा है, लेकिन जो अधिक से अधिक स्थायी कार्बोधनायन को बना सकता है, वह जल योजन को, वह अम्ल की, तनु अम्ल की उपस्थिति में, ठीक है, जल योजन को अधिक से अधिक दिखाएगा। ऐसा है, लेकिन जिससे प्राप्त होने वाला कार्बोधनायन ज़्यादा स्थायी होगा, वह जो है जल योजन अभिक्रिया को क्या दिखाएगा, तीव्रता से दिखाएगा, फास्ट दिखाएगा। ठीक है, अगला क्या है, और जो है यही देखो, वो भी शिफ्टिंग से पहले, शिफ्टिंग करा के नहीं, शिफ्टिंग कराने के बाद ही मिलता है कार्बोधनायन ना, लेकिन उस पर नहीं डिपेंड कर रहा है। शिफ्टिंग के पहले जो मिल रहा है कार्बोधनायन, उसकी स्थायित्व पर अभिक्रिया की दर डिपेंड कर रही है, यही याद रखना है, शिफ्टिंग से पहले, बाद में नहीं। अगला क्या है, इसमें क्या हो सकता है भाई, जो मिला है कार्बोधनायन, वहाँ पे क्या हो सकता है, हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है, मेथिल शिफ्ट हो सकता है, फेरिल शिफ्ट होता है, ताकि स्थायित्व बढ़ सके। लेकिन शिफ्टिंग से पहले ये डिपेंड करता है, जो अभिक्रिया की दर होती है कार्बोधनायन के स्थायित्व पर डिपेंड करती है, किससे पहले, शिफ्टिंग से पहले। ठीक है, अगला क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कार्बोधनायन प्रोकाइरल हो, जानते हैं प्रोकाइरल ना, कि ऐसा कार्बोधनायन जिसकी तीन, कार्बोधनायन के पास तीन ही वैलेंसी होंगी, ठीक है,
ऐसा कार्बोनायन जिसकी 3 वैलेंसी डिफरेंट हो। भाई प्लस आ चुका है तो 3 ही वैलेंसी होंगी, कार्बन की 4 होंगी ना, अगर लेकिन कार्बोनायन में 3 ही वैलेंसी होंगी अगर वो आपस में डिफरेंट होती हैं और आने वाला ग्रुप भी डिफरेंट हो, तो ऐसे कार्बोनायन को प्रोकायरल कहते हैं कि अब ये कायरल होने वाला है। जब चारों डिफरेंट हो जाएंगे तो फिर कायरल हो ही जाएगा ना, तो कायरल से पहले जो है उसको क्या कहा जाता है, प्रोकायरल। प्रोकायरल अब यही है कि कार्बोनायन के प्रोकायरल होने पर उसमें क्या मिलने की संभावना होती है, रेसिनिक मिश्रण। ये बात याद रखो, आपने हमेशा पढ़ा है, SN1 अभिक्रिया में भी पढ़ा है आपने कि अगर वो प्रोकायरल होगा वहां भी मिलता है कार्बोनायन, वो भी प्रोकायरल होगा वहां भी क्या मिल सकता है, रेसिनिक मिश्रण। एक डी एक एल होगा, ठीक है। अच्छा देखो ध्यान से, ये पूछा गया कि निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण करें। तो अगर आपको देखो, अगर आपको तनु H2SO4 दिया है, तनु का मतलब जानते हैं ना कि वहां जल है। तनु का मतलब क्या है, वो पतला है ना, सांद्र H2SO4 में जल नहीं होगा, लेकिन तनु H2SO4 में जल होगा। तो अगर उसने जल नहीं लिखा है तो भी आप जल जोड़ लेंगे। यहाँ तनु अम्ल है ना, तनु H2SO4 वहां जल है, जल को जोड़ लेना अपने आप। कभी कभी क्या होता है H2O नहीं देता है, केवल लिखेगा तनु H2SO4 अभिक्रिया को पूरा कीजिए, तो आप सोचेंगे क्या जोड़ा जाए, वहां जल है, तनु H2SO4 है ना, जल की मात्रा है। या कभी कभी ऐसा लिखा होता है अम्ल H2O, H प्लस का मतलब अम्ल है ना, या तो सीधा तनु H2SO4 लिखा होता है या तो अक्सर ये लिखा होता है H प्लस H2O, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो अगर ध्यान देगा, ऐसा लिखा हो चाहे ऐसा लिखा हो, तो जल को जोड़ना है। जल को आप तोड़े H प्लस में OH माइनस में, कहाँ जोड़ेंगे भाई, OH को कहाँ जोड़ना है, जहाँ H की संख्या कम हो ना भाई, असममित है ना, तो जहाँ H की संख्या कम है वहां जोड़ ले, या सीधा प्लस माइनस ब्रेक करके लगाओ ना, OH को यहाँ जोड़ना है, H को यहाँ, क्योंकि स्टेबल मिलेगा ना। आपने इसको भी पूरा भी किया है, CH3 CH, यहाँ क्या मिलेगा, OH मिलेगा और ये मिलेगा CH3, भाई यही तो होगा। इसकी बात करें, देखो इसको आप ब्रेक करें, यहाँ आएगा प्लस यहाँ आएगा माइनस, तो इसको तोड़ लिया OH, OH कहाँ जुड़ेगा, यहाँ, और H यहाँ जुड़ेगा, आपको मिलेगा CH3 CH2 फिर CHOH फिर CH3, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ भी आपको देखो, यहाँ तो मार्कोनी का आपका नियम नहीं लिख पाएगा, ऐसा नहीं लिख सकता ना कि यहाँ, तो सीधा आपको मैकेनिज्म वाली बात याद रखनी है, हाई प्रोडक्ट मार्कोनी का आपके नियम का ही, मार्कोनी का आपके नियम का ही प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन देखो अगर मान ली शिफ्टिंग हो जाए तो भी मार्कोनी का आपके नियम का प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि मार्कोनी का आपका नियम तो बोलता है ना कि एल्कीन में ही जुड़ना है, जब शिफ्टिंग हो जाएगा तो फिर अलग जुड़ता है। जैसे मान लीजिए जब शिफ्टिंग वगैरह होती है तो ऋणावेशित भाग यहाँ थोड़े जुड़ेगा, न तो इसके पास जुड़ेगा, न तो इसके पास, किसी अन्य के पास जुड़ेगा, वहां भी मार्कोनी का आपका नियम नहीं लागू होता है। तो वहां पे मैकेनिज्म को याद रखना पड़ता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, मैकेनिज्म। तो यहाँ इसको ऐसे ब्रेक करना, यहाँ आएगा प्लस यहाँ आएगा माइनस, प्लस वाले के स्थान पे OH को जोड़ दें, अब HOH कर लें, H प्लस OH माइनस, तो आपको मिलेगा CH3 CHOH नहीं CCH3, फिर यहाँ OH रहेगा, फिर इधर CH3 मिल जाएगा। क्लियर हो पा रहे हैं। अच्छा थोड़ा यहाँ पे इस बात को याद रखें, देखो यहाँ पे डायरेक्ट ना यहाँ नहीं बनाएंगे आप, प्लस यहाँ तो आएगा लेकिन शिफ्टिंग होगा, तो यहाँ पे मार्कोनी का आपका नियम नहीं लगने वाला, यहाँ पे मार्कोनी का आपके नियमानुसार प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको थोड़ा शिफ्टिंग कराएंगे, क्या मिलेगा, प्लस आपको मिलेगा CH3, H को यहाँ जोड़ना, पहले से ही जोड़ लें आप लोग, H को जोड़ लो यहाँ, तो क्या मिलेगा आपको, सबसे पहले ये मिलेगा ना, यहाँ पे पहले आप H प्लस को जोड़ें, ऐसा बना लो, CH3 मिलेगा, CH3, ये H होगा और ये CH होगा, यहाँ प्लस आएगा और ये CH3 हो जाएगा। H प्लस को पहले जोड़ना है, पहले H प्लस तो जुड़ता है, उसके बाद फिर जल जुड़ेगा, लेकिन शिफ्टिंग के बाद जुड़ेगा, क्योंकि ये कम स्थायी है, यहाँ आ जाए तो फिर ज़्यादा स्थायी हो जाएगा। तो आप क्या कराएंगे, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होगा, यहाँ आप लिख सकते हैं शिफ्टिंग होगा ना भाई, शिफ्टिंग होगा, तो क्या होगा, H यहाँ जाएगा प्लस यहाँ आएगा, आपको मिलेगा CH3 CCH3, ऐसा लिखा है CH3 CH3 और ये CH2
CH3 मिलेगा और प्लस यहाँ आएगा। अब यही ले जाके OH जल को जोड़ देना, मतलब H2 जुड़ेगा तो OH मिलेगा, जानते रहिए। H2 जुड़ेगा तो क्या मिलेगा, OH मिलना है। आप OH के समान व्यवहार इसका मान लीजिए। तो यहाँ पे इसी हिसाब से प्रोडक्ट मिलेगा। ऊपर क्या मिलेगा, CH3 CH3 OH मिलना है, फिर CH2 CH3। अच्छा यहाँ देखिए आप, यहाँ पे अगर आप इसको ब्रेक करेंगे प्लस माइनस आएगा, ठीक है। तो पहले आप H प्लस को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, CH3 मिलेगा, फिर C2H5 मिलेगा, CH3 C2H5, और फिर क्या मिलेगा, H रहना है और ये CH पे प्लस रहेगा और यहाँ पे जो है CH3 हो जाएगा। अभी प्लस को इधर शिफ्ट करना है, आपको क्या मिलेगा, मिलेगा C2CH3 और क्या मिलेगा, C2H5 मिलेगा। और यहाँ पे क्या होगा, आप ये H2O का अटैक करा के तब बनाना इसको, H2O अब इसके बाद अटैक करेगा, फिर ये मिलेगा। ऐसे यहाँ पे देखें, H करा लेना, H नहीं, H जाएगा वहाँ पे, यहाँ पे प्लस आएगा, CH2 मिलेगा CH3। अब देखो ये जो कार्बन नहीं है, ये कार्बन देखो C2H5, ऐसा मत समझे कि प्रोकायरल है, ये प्रोकायरल नहीं है, ये प्रोकायरल नहीं है भाई, क्योंकि ये भी C2H5 ये भी C2H5 है, तो यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट मिलना है। लेकिन अगर यहाँ पे मान लीजिए एक पीएच होता, पीएच नहीं, हाँ एक CH3 एक पीएच होता, जैसे यहाँ पे एक CH3 होता और एक क्या होता, फेनिल समूह होता, तो फिर ये फेनिल होता, फिर ये हो जाता कौन सा, प्रोकायरल, फिर वो सामने से अटैक करता, मतलब दो फॉर्म मिलते हैं, रेसिमिक मिश्रण मिलता है आपको, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या होता है, एक CH3 होता है एक पीएच होता है, फिर एक C2H5 हो जाता, वैलेंसी डिफरेंट होती, वो चाहता सामने से अटैक होता, पीछे से अटैक, H2O अटैक करता है मान लीजिए सामने से और पीछे से, या ऊपर से और नीचे से भी कैसे। यहाँ से प्रोडक्ट एक ही मिलना है, यहाँ दो प्रोडक्ट नहीं मिलते, आपको लगाने में डिफरेंट दिख रहा होगा आपको, लेकिन ये दोनों सेम है, ये भी C2H5 ये भी C2H5 है। तो जब H2O का अटैक होगा, एक ही प्रोडक्ट मिला है, आप लोग बनाए इसमें, मैं सीधा प्रोडक्ट बना रहा हूँ, CH3 C2H5 OH फिर CH2 CH3, इसको फटाफट लिखिए। अच्छा देखो ध्यान से, एल्कीनों से अगला ध्यान दे, अगला मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण। हाइड्रोबोरानन मतलब बोरान हाइड्राइड से क्रिया कराएंगे, उसके बाद इसका कराएंगे ऑक्सीकरण। ध्यान दे आप लोग, इसकी क्रिया जो है बोरान हाइड्राइड BH3 से कराते हैं, BH3 से कराएंगे, उसके बाद क्या कराना है, उसी का ऑक्सीकरण क्रिया कराने के बाद, बोरान हाइड्राइड से एल्कीन की क्रिया कराने के बाद जो उत्पाद मिलेगा, जो पदार्थ मिलेगा कह सकते हैं, उसका क्या कराएंगे आप, ऑक्सीकरण। इसलिए उस प्रोसेस का नाम है हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण, बोरान हाइड्राइड से क्रिया कराना। बोरान हाइड्राइड को बोरेन कहा जाता है। बोरान हाइड्राइड जो BH3 नहीं है, BH3, इसको आप किस नाम से जानते हैं, इसका नाम है बोरान हाइड्राइड, बोरान हाइड्राइड, और इसी को बोरेन कहा जाता है, ठीक है। यह जो है आप जानते रहिए, यह इस रूप में स्थायी नहीं होता है, जो बोरेन है ना, ये कम स्थायी होता है, आप जान लीजिए, क्योंकि अष्टक पूरा नहीं है ना, इसका अष्टक पूर्ण नहीं है, ये इस रूप में क्या होता है, कम स्थायी होता है। तो अपने आप को स्थायी बनाने के लिए ना, यह जानते क्या होता है, डाइबोरेन में परिवर्तित हो जाता है, BH3 के दो अणु मिल जाते हैं आपस में, ये बनाते हैं। BH3 में इसका अष्टक, बोरान का अष्टक पूर्ण नहीं होता है, ये कम स्थायी होता है, तो अपने आप को स्थायी बनाने के लिए किस रूप में रहता है, BH3 के दो अणु मिलके इस रूप में रहते हैं, BH3 ट्वाइस, ठीक है। लिख सकते हैं यह BH3 ट्वाइस, या इसको आप लिख सकते हैं B2H6, इसी को बोलते हैं डाइबोरेन के रूप में पाया जाता है। इतनी जानकारी आपकी सामान्य है, आपको होना चाहिए, पाया जाता है, ठीक है। अब इसी से क्रिया कराते हैं, डाइबोरेन से क्रिया कराते हैं, और डाइबोरेन में योगदान इसका है, लेकिन इस रूप में बोरेन इस रूप में रहता है,
बोरान हाइड्राइड इस रूप में डाई बोरेन के रूप में रहता है। लेकिन जब क्रिया कराना है तो इस फॉर्म में रखेंगे ना। स्थायी होगा तो कहाँ क्रिया करेगा, जब इस रूप में रहेगा तब फास्ट क्रिया करेगा, फास्ट रिएक्शन करेगा। रिएक्शन कराने के लिए इसको इस फॉर्म में बदला जाता है। अभी आप देखो क्या हो रहा है, यही लिखा गया है कि डाई बोरेन ना एल्कीनों से अभिक्रिया करके, डाई बोरेन को आप देख सकते हैं B2H6 या BH3 ट्वाइस से अभिक्रिया करके ट्राई एल्किल बोरेन का निर्माण करता है। जो ट्राई एल्किल बोरेन मिला है, जो कि क्या होता है, जली OH माइनस या NaH लिख ले, जली NaOH की उपस्थिति में H2O2 द्वारा ऑक्सीकृत होकर क्या बनाता है, एल्कोहल बनाता है। कैसे बनाता है कैसे नहीं वो समझना। देखो रिएक्शन को याद रखें आप लोग कि मान लीजिए आपने लिया असममित एल्कीन, असममित वाला असममित एल्कीन लिया, इसकी क्रिया डाइबोरेन से कराएंगे। डाइबोरेन इसमें रहता है, इसका नाम है THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, इसका नाम होता है। आपने सुना है फ्यूरेन, सुना है आपने, फ्यूरेन में बना देना हो। एक होता है फ्यूरेन, इस प्रकार से बनता है। ये होता है फ्यूरेन, जानते रहिए आप लोग, ठीक है। फ्यूरेन कह सकते हैं, फ्यूरॉन, चलो फ्यूरॉन कह दिया जाए। अगर ना इसमें 4 हाइड्रोजन जोड़ दें, 2 यहाँ 2 यहाँ, तो ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी का नाम क्या होता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। अगर यहाँ पे 4 हाइड्रोजन जोड़ दें तो ये जानते इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाता है। इसी को आप क्या बोलते हैं, THF, पूरा नाम क्या है, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, फ्यूरॉन कह सकते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, ठीक है। ये तो बेसिक जानकारियां हैं कि ये BH देखो B2H6 इसमें रहता है, ठीक है। इसकी ऐसा समझे आप लोग कि B2H6 इसकी उपस्थिति में ना कन्वर्ट होता है इसमें। अगर ये THF नहीं रहेगा तो ये ऐसा ही रहेगा, रिएक्शन नहीं हो पाएगा। रिएक्शन तभी होगा जब ये बोरेन के रूप में आएगा, बोरेन के रूप में आएगा तब क्रिया होता है। तो डाई बोरेन के साथ ये रहता है जो कि इसको इसमें कन्वर्ट होने में सहायता करता है, ठीक है। यहीं से मिलता है ट्राई एल्किल बोरेन, ये क्रिया होगी, ट्राई एल्किल बोरेन मिलता है और इसकी जल से क्रिया करता है H2O2 द्वारा। ये H2O2 होता है OH माइनस, मतलब NaOH को आप देख सकते हैं OH माइनस, ठीक है। अब क्रिया होती है तो यहाँ से आप समझ ले, ऐसा समझे आप लोग कि यहाँ से H प्लस मिलता है, ऐसा आप मान सकते हैं कि यहाँ से OH माइनस। लेकिन यहाँ पे जो OH माइनस होता है, इसको ब्रेक ना करें आप लोग, यहाँ पे जो OH माइनस होता है ना उल्टा जुड़ता है, मार्कोनी-काफ के नियम का उल्टा जुड़ता है। कैसे जुड़ता है कैसे नहीं उसको आप कैसे समझेंगे, मैकेनिज्म के थ्रू। बस आपको हल्की सी बात याद रखनी है, ये याद रखना है कि अगर आपने डाई बोरेन लिया है THF में और H2O2 OH माइनस दिया है तो यहाँ पे लगने वाला है OH माइनस, कैसे जुड़ेगा, OH माइनस और H प्लस का योग कैसे होना है, मार्कोनी-काफ के नियम का उल्टा। मतलब OH माइनस वहाँ जुड़ेगा जहाँ H की संख्या ज़्यादा है, OH माइनस यहाँ जुड़ता है और यहाँ से H मिलता है, इधर जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ लिखा गया कि प्रति मार्कोनी-काफ के नियमानुसार उत्पाद मिला है, या मार्कोनी-काफ के नियम का उल्टा मिला है। अब कैसे कैसे रिएक्शन हुई उसको आपको समझना। रिएक्शन में ये भाग लेने वाला है कौन, ये नहीं भाग लेगा। ये आपको लिख दिया गया कि THF जो है BH3 को द्विलक में इस रूप में परिवर्तित होने से क्या करता है, रोकता है, ताकि ये क्रिया करे। क्रिया तो यही करेगा, THF का काम जानते रहिए आप। THF क्रिया नहीं कर रहा है, हाँ भाई क्यों रोकता है, इसके पास लोन पेयर है ना, इलेक्ट्रॉन देगा। ताकि देखो ये कम स्थायी था ना BH3 के रूप में, तब जाके इसमें कन्वर्ट हुआ था। लेकिन इसके पास क्या है, लोन पेयर्स हैं, इलेक्ट्रॉन देके उसको स्थायी बना देगा, इलेक्ट्रॉन देके उसको क्या बनाएगा, स्थायी। तब वो इसी रूप में रहेगा, इस रूप में न जाकर इस रूप में रहेगा। किसकी उपस्थिति में, THF की उपस्थिति में। समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। होने से रोकता है लिक्च। अच्छा देखो ध्यान, इसके मैकेनिज्म देखिए, क्रिया विधि। सबसे पहले ये वाला मैकेनिज्म पढ़ेंगे आप लोग, इसके बाद ये वाला, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। मैकेनिज्म, क्रिया विधि। देखिए ध्यान से कैसे हो रहा है कैसे नहीं आप समझे पहले। तो क्रिया विधि में सबसे पहले जानते हैं क्या पढ़ना है आपको, पढ़ना है हाइड्रोबोरान। एल्कीन में BH3 को जोड़ना है। हाइड्रोबोरान में क्या करेंगे, एल्कीन में किसको जोड़ना है, BH3 को जोड़ेंगे, तो वो होता है हाइड्रोबोरान।
उसके बाद जो मिलेगा उसका करा देंगे, इसकी ये इससे कराएंगे ऑक्सीकरण, तो हो जाएगा वो होगा ऑक्सीकरण। ठीक है, तो देखिए ध्यान, सबसे पहला क्या है, हाइड्रो बोरानन। इसमें क्या होता है लिख सकते हैं, एल्कीन का BH3 के साथ क्या होगा, अभिक्रिया। ठीक है, एल्कीन का BH3 के साथ अभिक्रिया होगी, किसमें, हाइड्रोबोरानन में होगा। तो देखो ध्यान से क्या होता है कि मान लीजिए आपने लिया यही एल्कीन ना, ये लिया आपने CH3 लिया है, CH डबल बॉन्ड CH2 लिया है, इसकी क्रिया आपने BH3 से कराई, तो आप ऐसे 3 लगा दो, ऐसे BH लगा सकते हैं इस प्रकार से। जानते हैं क्या होता है यहाँ पे ना, आप ऐसे ब्रेक करो थोड़ा सा, आप इसको ब्रेक करें, इधर आएगा प्लस, इधर आएगा माइनस, हमेशा के लिए नहीं आता है, आने के मतलब हल्का हल्का आता है, हल्का सा प्लस हल्का सा माइनस। आप इसको ऐसे ब्रेक करें, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, फिर इसको ब्रेक करो, धातु है ना, धातु इलेक्ट्रॉन देगा हाइड्रोजन को, लेगा नहीं, धातु हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन मतलब लेगा नहीं, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस, तो ये माइनस वाला होगा इसके पास जुड़ेगा, आप समझे इसे। ठीक है, माइनस वाला इसके पास जुड़ेगा, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा CH3, और क्या मिलेगा भाई, CH3 मिलेगा, इसके बाद CH2 मिलेगा, या CH भी कर सकते हैं ऐसे समझने के लिए कि CH के पास H आएगा, अब BH2 बचेगा ना, इसके पास जुड़ेगा, ये CH2 फिर BH2 कर लें आप। ठीक है, जैसे यही होता है कि बोरान का तीनों हाइड्रोजन हटाएंगे तभी तो मिलेगा ट्राई एल्किल बोरेन। ट्राई एल्किल बोरेन कब होगा, जब बोरान के तीनों हाइड्रोजन हटेंगे, एक बार एल्किन से जाएंगे, एक H हटेगा, ये मिलता है, इसको बोलते हैं मोनो एल्किल बोरेन। बोरान के साथ में अगर एक, ये पूरा एल्किल समूह है ना, CH3 CH2 ये तो एल्किल समूह है, नार्मल प्रोपीन समूह इसका नाम है तो एल्किल समूह, आप इसको मोनो एल्किल बोरेन कह सकते हैं, मोनो एल्किल बोरेन। अगर आप एक बार फिर से क्रिया करानी, तब तक करानी जब तक ये सारे H हट ना जाए, इनके स्थान पे एल्किल समूह आ ना जाए। ठीक है, तो जब इसकी क्रिया फिर से किससे कराना है, BH3 से कराएंगे आप, BH3 से कराएंगे, इसका नाम लिख देना, उसका नाम क्या है, मोनो एल्किल बोरेन। अगर आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या, इसी को ना, ये जो लिखा है आपने CH3 CH2 CH2 BH2 ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, वही चीज़ है, CH3 CH2 CH2 BH2 नहीं है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं या इस तरीके से। मैकेनिज्म कराने के लिए मैंने इस रूप में लिखा है, क्योंकि इसको हटना ही है ना, टेस्ट को हटना है। अब देखो फिर से ना BH3 से क्रिया नहीं कराएंगे यार, ये एक ही, अभी तो तीनों H कहाँ हटे, एक ही H हटा है ना, फिर से एल्कीन से क्रिया कराएंगे आप, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये ब्रेक होगा, यहाँ आएगा प्लस, यहाँ क्या आएगा माइनस, फिर यही हाल होगा, यहाँ से एक H निकलेगा, एक H को निकालें आप लोग, B पे क्या आएगा प्लस आएगा, और H पे क्या आएगा माइनस, तो ये BH पे माइनस आएगा ना, H यहाँ जाके जुड़ेगा, ध्यान समझो, H पे आएगा माइनस, H जाके किसके पास जुड़ेगा, आपको मिलेगा CH3 CH2 और CH2 पे माइनस, जब ये पूरा माइनस वाला बन जाएगा ना, अब ये माइनस वाला आके किसके पास जुड़ेगा, बोरान के पास, यहाँ से H माइनस जाएगी इसके पास, आपको मिलेगा CH3 CH2 CH2 पे माइनस, अब ये पूरा ग्रुप जाके किसके पास जुड़ेगा, बोरान के पास, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा CH3 CH2 में कर, इसको CH2 लिख दे रहा हूँ, CH2 फिर CH2 फिर क्या होगा, B एक H रहना है, एक H के स्थान पे क्या आ जाएगा, CH2 आएगा, फिर CH2, H गया है भाई, CH2 बन चुका है ना ये, जब H गया तो CH2 बना था कि नहीं, तो CH2 इसके पास आएगा, फिर CH2 फिर क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2 CH3, अब फिर से एल्कीन से क्रिया करानी इसकी। ठीक है, फिर से इसकी क्रिया किससे कराएंगे, एल्कीन से, CH3 मिलेगा, CH डबल बॉन्ड CH2, फिर वही हाल होगा, ये टूटेगा प्लस, ये आएगा माइनस,
अब यहाँ CH को निकालना है, इलेक्ट्रॉन लेके H निकलेगा, इसके पास क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2 पे माइनस। अब ये पूरा माइनस वाला किसके पास आएगा, बोरान, क्योंकि इसके पास प्लस आया है, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, CH3 मिलेगा, CH2 CH2, इसके बाद बोरान, इसके बाद इधर CH2 CH2 CH3, इधर भी क्या मिलेगा, CH2 CH2 CH3। इसका नाम थे, इसका नाम है डाई एल्किल बोरेन, ये मोनो एल्किल बोरेन है। आप चाहे तो ना इसका पूरे आप इसको ना, इसी को बता रहा हूँ, इसी को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH2 ट्वाइस BH। अरे यार ये पूरा 2 बार है ना, आप इसको CH3 CH2 CH2, ये भी CH3 CH2 CH2, ये ट्वाइस BH कर सकते हैं, या तो एक ही था तो एक ही बार करना है। इसका नाम होता है डाई एल्किल बोरेन, डाई एल्किल बोरेन। इसको कैसे लिख सकते हैं आप लोग, इसी को लिख सकते हैं आप लोग, हाँ, CH3 CH2 CH2 थ्राइस B, इसी का नाम क्या है, ट्राई एल्किल बोरेन। अभी ये मिला है कहाँ तक, ट्राई एल्किल बोरेन मिला है, अभी क्या कराना है, ऑक्सीकरण। अभी तो यही तक मिला है, ट्राई एल्किल बोरेन मिला है, अभी एल्कोहल थोड़े प्राप्त हुआ, अभी क्या होना है, ऑक्सीकरण होना है। ये मिला है आपको ट्राई एल्किल बोरेन। अब अगला स्टेप, यहाँ से यहाँ तक एक स्टेप, मतलब एक बात है, ट्राई एल्किल बोरेन मिला है। अगला स्टेप क्या है आपका, ऑक्सीडेशन, इसी का कराना है ऑक्सीडेशन, जो मिला नहीं इसी का क्या कराना है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। अब देखो ऑक्सीडेशन में कौन कौन हेल्प करने वाला है, ये दोनों H2O2 और OH माइनस, इसी के सहायता से करेंगे आप लोग। तो जानते हैं क्या करते हैं, आपको यूज करना है 3 OH माइनस, बता दे रहा हूं मैं क्या करना है, 3 H2O2 प्लस 3 OH माइनस। जानते हैं जो H2O2 इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनाता है, ऐसे बनता ही है, HOH ऐसे बना ले आप लोग। यहाँ से क्या होता है, ये ऐसे ब्रेक होता है, यहाँ आता है क्या, आएगा माइनस प्लस, H प्लस जाके OH माइनस के पास जुड़ेगा, H प्लस जाके OH माइनस के पास जुड़ेगा, H2O बनाएगा, तो 3 H प्लस निकलेगा ना भाई, H2O2 के 3 अणु हैं, H2O2 के 3 अणु हैं, तो यहाँ से 3 H प्लस निकलेगा और 3 OH माइनस, 3 H2O निकल जाना है। अब बचेगा क्या, 3 आपको मिलेगा HOO माइनस और क्या निकल जाएगा, 3 H2O। कितना क्लियर रही आप। और जानते हैं ये किस पे अटैक करने वाला है, इस पे, तो अटैक इस पे करेगा ना, अटैक इस पे करेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको इतना बड़ा ना लिख के छोटा बना रहा हूँ, आप ना थोड़ा सा मैं लिख रहा हूँ इसको इसी फॉर्म से, CH3 CH2 CH2 थ्राइस B, मैं इस पूरे को R मान ले रहा हूँ, क्या मान ले रहा हूँ, ये जो R, ये नहीं, ये पूरा ग्रुप यार, इसको R लिखे, मैंने मान लिया है R, लेकिन R का मतलब आप जानते नहीं क्या होगा, बड़ा कौन लिखने जाए बार बार, इतना बड़ा बार बार नहीं लिखा जाए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा टॉपिक। तो मैंने इस पूरे को क्या मान लिया है, R3B लिख सकते हैं। जब इस पूरे को आप R मानेंगे तो इस पूरे को किस प्रकार लिख सकते हैं आप लोग, हाँ, तो आप इसको लिख सकते हैं R3B, यही ट्राई एल्किल बोरेन है, ऐसा मान लिया, ट्राई एल्किल बोरेन यही है, इसको इस फॉर्म में लिखा है, R3B के फॉर्म में, ठीक है। तो यही है, इस पे अब इस पे अटैक करना है, R3B पे कौन अटैक करेगा, HOO माइनस। कैसे अटैक करेगा कैसे नहीं समझे आप, कैसे अटैक होगा कैसे नहीं, ध्यान से समझना है। आपने ले लिया क्या, R3B, मतलब B के पास 3 R होंगे, ये स्टेप समझे, ये तो यहाँ तक आसान था स्टेप, हार्ड नहीं है। इसके बाद का स्टेप समझे आप, 3 H2O2 3 OH माइनस, यहाँ से H प्लस जाएगा, 3 H2O निकल जाएगा, 3 HOO माइनस मिलेगा। अब इसी यही 3 अटैक करेगा R3B पे, इसी को 3 बार अटैक करना है। अब होता क्या समझो, क्या क्या है आपका, है O माइनस OH, उसी को उल्टा कर लिया गया, वही HOO माइनस है, HOO माइनस, उसको उल्टा करने क्या दिक्कत। अब देखो ये ना, इसका अष्टक पूरा नहीं है ना, अष्टक पूरा नहीं है, बोरान का अष्टक पूरा नहीं है,
अब ये ना, ये क्या करता है, इस पे अटैक मारता है, अपना इलेक्ट्रॉन देगा। जब अपना इलेक्ट्रॉन देगा इस पे देखो, अगर लोन पेयर होता तो प्लस आता है, लोन पेयर अगर ये देता तो यहाँ पे क्या आता प्लस, लेकिन चूंकि माइनस है इसलिए यहाँ पे कोई आवेश नहीं आएगा, लेकिन माइनस किस पे आएगा, बोरान पे। मैंने बताया था आपको, जब ये निगेटिव चार्ज देके इसको बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, और यहाँ पे कोई आवेश नहीं। तो आपको इस प्रकार का मिलेगा, आपको मिलेगा आर बी आर, ठीक है, फिर ये आर होगा ना, फिर ये मिलेगा आपको, बी पे आएगा माइनस ओ ओ एच, यही मिलता है। ये समझे आप लोग, ये स्टेप याद रखें यार, ये इलेक्ट्रॉन देगा तो बोरान पे आएगा माइनस, फिर ओ ओ एच बनेगा ऐसा बॉन्ड। अगले में क्या होता है, बोरान पे माइनस अच्छी बात नहीं होता यार, बोरान एक धातु है, ठीक है ठीक है। जानते हैं क्या होता है, अगले स्टेप में ये ऐसे निकलता है, यहां से निकलता है ओ एच माइनस, ओ एच माइनस, तो जैसे ही यहाँ से ओ एच माइनस निकलता है, फिर वैसे ही यहाँ से एक आर निकलता है, कोई भी आर निकाल दो, आर माइनस निकलता है और ओ एच माइनस निकलता है, नहीं यहाँ से आर माइनस निकलता है और यहाँ से क्या निकलता है, ओ एच माइनस। मैं निकाल दे रहा हूँ ओ एच माइनस, ओ एच माइनस को आप निकाल दीजिए, जो यहाँ से आर माइनस नहीं बचता है, देखो बता दे रहा हूँ, जब यहाँ से आर माइनस निकलेगा बोरान पे आएगा प्लस, माइनस पहले से ही है, कोई आवेश नहीं है। अब इस ऑक्सीजन पे क्या है, प्लस आया है, इसके पास जाके आर जुड़ता है, ओ एच माइनस निकल चुका है, काम होगा बता रहा हूँ, ठीक है, ओ एच माइनस निकला है, ठीक है, यहाँ जो ओ पे प्लस नहीं है उसके साथ जाके आर माइनस जुड़ता है, अब बोरान पे है माइनस, बोरान पे आया आर, जब इलेक्ट्रॉन लेके गया तो बोरान पे आया प्लस, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो आप याद रखें यहाँ पे क्या मिलने वाला है, आपको इस प्रकार से स्ट्रक्चर मिलने वाला है, क्या, चलो मैं आगे यहाँ बना दे रहा हूँ यहाँ, ठीक है, उसी का आगे क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा आर बी, एक आर है ना, चलो अच्छा ये वाला आर निकला था, चलो ठीक, ये वाला आर निकाल दिया, यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, ओ आर लगा सकते हैं, ओ एच माइनस निकल चुका है, आर माइनस ओ के पास गया क्योंकि प्लस आया था। अब यही 3 बार करना है, एक बार समझ लो बस, एक बार ओ से माइनस आएगा, इलेक्ट्रॉन देगा, बी पे आएगा माइनस, जो कि यहाँ पे आया है, लेकिन जो ओ ओ एच है यहाँ से ये निकलता है माइनस के रूप में, ओ एच माइनस के रूप में, यहाँ आएगा प्लस, तो जैसे ऑक्सीजन प्लस आएगा वैसे ही बोरान से क्या निकलेगा, आर माइनस, बोरान से क्या निकलेगा, आर माइनस, वो जाके ओ के पास जुड़ेगा, आपको मिलता है ओ आर। और जब यहाँ से यहाँ प्लस आया माइनस भी है, कोई फर्क नहीं पड़ना है, आपको पता है। अब फिर देखो अगले स्टेप में फिर वही होना है, ओ माइनस ओ एच, फिर से ये देखो, अब फिर से अटैक मारेगा ये, हाँ, फिर जानते हैं क्या मिलेगा, आपको मिलेगा क्या भाई, आर बी, एक ओ आर है कि नहीं, एक आर, फिर यहाँ से क्या आएगा, बी पे आएगा माइनस ओ ओ एच, ये मिलेगा, यही तो मिल रहा है ओ ओ एच। फिर अगले स्टेप में वही होगा, यहाँ से ये निकलेगा, एक ओ एच निकालें, जैसे ओ एच निकलेगा वैसे एक आर को निकाल दें, तो क्या होगा, आर आएगा ओ के पास जुड़ेगा, आर आएगा, ओ एच माइनस को निकाल दो, ओ एच माइनस निकल गया, क्या मिलेगा, आर बी, और क्या मिलेगा, इस ओ के पास आर आएगा ना, एक ओ आर, हाँ ऐसा कर लें, एक ओ आर इधर कर लें, बाकी ठीक है। फिर एक बार अटैक होगा एच ओ माइनस का, मैं मार देना फिर से अटैक, ओ माइनस ओ एच, फिर से अटैक मारेगा ये, फिर क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा क्या, आर बी ओ आर, ओ आर, और यहाँ पे क्या आएगा, बी पे माइनस ओ ओ एच, ऐसा बॉन्ड मिलना है, ये निकल जाना है, ये निकल जाएगा, क्या निकलेगा आपका, ओ एच माइनस, ओ एच माइनस निकल गया, तो जैसे ओ एच माइनस निकलेगा फिर यहाँ से एक आर को भी निकलना है ना भाई, आर जाके ओ के पास जुड़ेगा, क्या मिलेगा, आपको मिलेगा आर ना भाई, ओ आर मिलेगा, फिर एक ओ आर, फिर एक ओ आर, आप इसको बी ओ आर थ्राइस कर सकते हैं, बी ओ आर थ्राइस, या ओ आर 3 बार थ्राइस कर लेगा, और आर का मतलब भी जानते रहो भाई। अब देखिए आर लिखते कितना बड़ा हो जाता, अगर वो आर न लिखा जाता और ये लिखा जाता, बहुत ही बड़ा हो जाता।
ठीक है। अब अगले स्टेप में जल का बात है, 3H2O है, 3H2O है। ये जब क्रिया करेगा ना 3H2O, इसको तोड़े आप H प्लस के रूप में और किसके रूप में, OH माइनस के रूप में, H प्लस के रूप में, OH माइनस के रूप में। देखो ये निकलेगा O पे माइनस, O पे माइनस, और यहाँ भी क्या आएगा, देखो ये टूटेगा ना, BO RO का बॉन्ड है, यही OR बॉन्ड है, तो RO पे माइनस, RO पे माइनस, RO पे माइनस, 3 बार RO माइनस मिलेगा, और R का मतलब वही CH3 CH2 CH2O माइनस, ऐसा मिलेगा, 3 RO माइनस मिलेगा। और RO माइनस के पास एक O के पास माइनस के पास एक H आएगा, अगले O माइनस के पास अगला H, और अगले O माइनस के पास क्या आएगा, अगला H, ऐसा जानते रहिए। ये टूटा यहाँ O पे माइनस, B पे आया है प्लस, B पे जानते हो प्लस आया हुआ है, तो जब B पे प्लस आएगा तो वहां OH जाएगा, B पे अगर प्लस आएगा तो वहां कौन जाएगा, OH, और RO माइनस है तो वहां H जाएगा। आपको मिलेगा एक RO माइनस, दूसरा RO माइनस, तीसरा RO माइनस, एक RO माइनस के पास एक H, एक ROH, दूसरे RO माइनस के पास दूसरा H, दूसरा ROH, तो कुल मिला के 3 ROH मिलना है। आप लिख लेंगे कितना ROH, 3 ROH, 3 मिलना है, एक नहीं 3। और फिर बोरान के पास क्या मिलना है, 3 OH, बोरान के पास क्या मिलना है, 3 OH, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, BOH होल थ्राइस, BOH होल थ्राइस, ठीक है। इसी का नाम होता है बोरिक एसिड, ठीक है, बोरिक एसिड। यहाँ पे अब देखो यहाँ एल्कोहल मिला है, CH3 CH2 CH2 OH, ये मिला है यहाँ, ये पूरा मैकेनिज्म, इसको लिखो फटाफट।